गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अरुण केमिस्ट्री चैनल पर आपका वेलकम। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट था और वहाँ पर 2 लेक्चर मैंने आपको सेंड कर दिए। आज आपका पार्ट 3 है। 2 लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने सिलेबस और इंट्रोडक्शन दिया था काइनेटिक्स का। सेकंड जो था वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में था, जहाँ पर एवरेज, इंस्टेंट और इनिशियल रेट के बारे में और उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो लेक्चर है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का, वो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पर। एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, केमिकल रिएक्शन जब होगी, तो वहाँ पर उस अभिक्रिया की रेट जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज का पॉइंट क्या रहेगा आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में आपके क्रियाकारक और अभिकर्मक, यानी कि क्रियाकारक, अभिकारक और अभिकर्मक, सब्सट्रेट एंड रिएजेंट, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और उस रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ तो रिएक्टेंट जो है उन पर तो उनका तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी आपका प्रायोगिक मापदंड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गई, कैटलिस्ट हो गया, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे कि एक अभिक्रिया है, आपकी रिएक्शन है A+B और कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, अब ये रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करने वाली है, तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कक्षा 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था, वहाँ पर एक लॉ ऑफ मास एक्शन रूल दिया था। वहाँ पर क्या था, उसमें पता है आपको कि एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं उनके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इसका मतलब कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने पर अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा और कंसंट्रेशन के कम होने पर अभिक्रिया का वेग कम होता है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पहला फैक्टर होता है। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या होगा आपका, टेम्परेचर। आपको पता है कि जब अभिक्रिया होती है तो वह एंडोथर्मिक हो सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, और इस टॉपिक टेम्परेचर के इफेक्ट को हम काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी और कोलिजन थ्योरी के अंदर टेम्परेचर इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आप यहाँ पर जनरली देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा जो फैक्टर होगा, सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन हमेशा सरफेस पर हेल्ड होती है, और जो सरफेस ज़्यादा होती है, सरफेस स्प्रेड हो जाती है, ज़्यादा सरफेस होगी तो वहाँ पर रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, और सरफेस कम होने पर रेट क्या होती है, वहाँ पर कम हो जाती है। इसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। नेक्स्ट जो फैक्टर रहेगा आपका, अगर रिएक्शन आपकी कहाँ है, गैसीय फेज में हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट गैस फेज में है, तो वहाँ पर आपका प्रेशर, क्योंकि गैसों के कंसंट्रेशन को प्रेशर द्वारा ही मेज़र किया जा सकता है, तो प्रेशर का इफेक्ट होगा। फिर आपका रेडिएशन इफेक्ट हो सकता है, अगर वह आपकी फोटो रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाशिक अभिक्रिया है, तो वहाँ पर रेडिएशन इफेक्ट होगा। इसके अलावा आपने कैटलिस्ट को सुना होगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन स्वयं नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता उनके अंदर, न कंसंट्रेशन में न नेचर में, लेकिन वह उपस्थित होने से, प्रेजेंस होने पर क्या होगा, केमिकल जो रिएक्शन है उसका रेट बदल जाता है, कम या ज़्यादा कर देते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। तो आगे का फैक्टर आपका हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट इफेक्ट। ठीक है ना। तो ये जनरल आपके ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से होगा, आप इनको ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, जिसमें से हम 2 इफेक्ट बड़े चैप्टर में लंबे चौड़े पढ़ने वाले हैं। कंसंट्रेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, और टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, काइनेटिक्स के चैप्टर में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब पहला फैक्टर है आपका
कंसंट्रेशन, सांद्रता का क्या प्रभाव होगा। तो सांद्रता का प्रभाव आपको मैंने अभी बताया, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वह उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। यानी कि आपकी अगर कोई रिएक्शन है जैसे कि PCl3 + Cl2 और ये PCl5 को फॉर्म कर रही है, तो इस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन उस लॉ के अनुसार क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम जनरली ROR कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, PCl3 की कंसंट्रेशन के और Cl2 की कंसंट्रेशन के। इसका मतलब PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो PCl5 का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्रिया कारकों की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और सांद्रता घटने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है आपका, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालेगा वो कौन सा होगा आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक की नेचर क्या है। तो अभिकारक की नेचर आपकी या तो आयनिक होगी या कोवलेंट होती है। कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है या तो आयंस के द्वारा होती है तो आयनिक रिएक्शन होगी, या मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी जो कोवलेंट बॉन्ड द्वारा होती है, बेस होती है। तो जैसे कि आपकी एक रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन, NaCl एक साल्ट है जिसकी रिएक्शन मैंने करवाई ZnSO4 दूसरे साल्ट के साथ, और ये रिएक्शन जो होगी ये बड़ी फास्ट होगी क्योंकि यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि आयनिक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना बच्चों। और यदि मैं एक रिएक्शन दूसरी लेता हूँ H2 + Br2 और ये रिएक्शन हो रही है और 2HBr का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर आयंस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल होने के कारण ये जो रिएक्शन होगी आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आणविक रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होता है, कम होता है। इसी आधार पर आपकी फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शनें होती है। ओके, चलो इसको उतार लो। अब तीसरा फैक्टर लेते हैं अपन, टेम्परेचर इफेक्ट। मिटा दूं, टेम्परेचर का आपको पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। प्रैक्टिकली रूप से भी देखा गया है और इसको हम मैंने कहा ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो उसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं हम। तो इससे पहले आपको जनरल चीज़ ध्यान रखें कि जो थर्ड फैक्टर है आपका टेम्परेचर इफेक्ट ऑन ROR, तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जब रासायनिक अभिक्रिया हेल्ड होती है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसलिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी मिल जाती है और वह आपके अलग अलग हो जाते हैं, ताकि अब आप अब वो किस में बदल जाएंगे, प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए पुराने बंधों को तोड़ना होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। तो पुराने बंधों को तोड़ने के लिए इनिशियली क्या चाहिए, उनको ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा आपकी किससे मिल जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि 10 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो वहाँ पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के नाम से। अगला जो फैक्टर है चौथा, कैटलिस्ट का इफेक्ट। बच्चों कैटलिस्ट के बारे में आपको पता है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होते हैं, स्वयं अप्रभावित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, कैटलिस्ट कहलाते हैं। जैसे आप जनरली आपकी क्लास में देखते होंगे कि 2 बच्चे चुपचाप बैठे हुए, किसने थोड़ा सा पेन इधर से चुभो दिया उसके, है ना, पिच कर दिया। अब बात उनके बीच में कुछ भी नहीं थी, लेकिन पीछे बैठने वाला बच्चा कह रहा है कि तेरे इसने पेन लगाया,
यानी कि वहाँ पर उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा और उसने उठा के उसके झापट लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, पीछे जो बैठने वाला जिसने उस बात को आगे बढ़ाया वो क्या था वहाँ पर, कैटलिस्ट, और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ठीक है, इस तरह से आपके कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर कैटलिस्ट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट किनको कहते हैं हम, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें, और जो नेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। अब आप इस चीज़ को देखें कि जैसे आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में बदल रहा है। एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए मिनिमम एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इसको एक्टिव मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है, जिसको हम एक्टिवेशन थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसको। और कैटलिस्ट क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। पहले इतनी एनर्जी की ज़रूरत थी, अब एनर्जी को क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। कम कर दिया तो अब आपको इतनी एनर्जी मिलने पर प्रोडक्ट मिल रहा था, अब वहाँ पर कम एनर्जी पर ही आपको प्रोडक्ट मिलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट होने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। अब आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो एक्टिव मॉलिक्यूल कम मिलेंगे और प्रोडक्ट में निर्माण जो होगा इनका वो कम हो जाता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी के रेफरेंस में आपको क्या मिलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगी। बच्चों कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक आपका कैटलिस्ट इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, उसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ये उसका ग्राफ रहेगा, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के पहले प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसको क्या कहते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, EA, है ना। क्या सिंबल है इसका, EA, एनर्जी फॉर एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी और एक्टिवेशन एनर्जी ये विदाउट कैटलिस्ट के रूप में लिया गया है। जब आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो ये एक्टिवेशन एनर्जी घट के यहाँ आ गई है, और जब नेगेटिव डाला तो बढ़ जाती है। घटने के साथ साथ आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कम और ज़्यादा हो जाती है। ये आपका कैटलिस्ट इफेक्ट होगा। कहने का मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने पर ROR बढ़ जाता है और नेगेटिव कैटलिस्ट होने पर ROR क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ROR, नेगेटिव कैटलिस्ट सिंपली ग्रुप से उतार लिया करें आप इसको, थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या होने वाला है, किसी का इफेक्ट क्या होता है। ओके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, यदि आपके रिएक्टेंट सॉलिड है तो सॉलिड की जो रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, सरफेस पर होती है। तो सॉलिड की सरफेस, रिएक्टेंट की सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और जितना सरफेस एरिया कम करते हो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। ठीक है ना। जैसे आपने कोरोजन में पढ़ा जंग लगने की प्रक्रिया में, तो वहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा सरफेस होगा और जितना ज़्यादा सरफेस आपका ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर गैसें होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो ज़्यादा सतह पर रिएक्शन करेगी, और ज़्यादा सतह पर करेगी तो जंग लगने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका नेक्स्ट फैक्टर है। तो एरिया ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। सिंपल है। नेक्स्ट जो आपका है, अगर आपकी रिएक्शन क्या है, प्रकाशिक है ना, फोटो एनर्जी के द्वारा हो रही है, तो वहाँ पर जो विकिरण होगी या रेडिएशन जो होगी उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगी। जैसे फोटोसिंथेसिस होती है तो उस रिएक्शन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, H2 होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अगर वहाँ पर अंधेरा है तो वह रिएक्शन नहीं हो रही है, और वहाँ पर अगर रोशनी आती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका लाइट आती है तो वह रिएक्शन चालू हो जाती है। यानी कि वहाँ पर लाइट पर, और लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई, यानी कि ऊपर हो जाएगी, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ROR बढ़ जाएगा। और फिर अगर आप उसकी इंटेंसिटी को 37 से और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वापस आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। तो 25 से लेके 37 के बीच में फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होती है, आपकी प्रॉपर होती है, ज़्यादा होती है।
25 से कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है, 37 से ऊपर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब जो नेक्स्ट है आपका रेडिएशन इफेक्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस जो है आपका, फोटोसिंथेसिस ये आपका रेडिएशन का टेम्परेचर यदि 25 से 37 डिग्री है तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। और 37 से अबाउ टेम्परेचर होने पर या 25 से कम टेम्परेचर होने पर ROR क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये वहाँ पर है, जैसे जितनी भी आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, जैसे H2 + Br2 भी जो मैंने लिखा था HBr, तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो किसकी उपस्थिति में होगी, ये लाइट की उपस्थिति में। तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करने वाला है। समझ में आए? तो ये मेन कारक जो ऐसे फैक्टर्स है जो कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, आप इसको उतार लें। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया, और रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ठीक है ना, इसके अलावा मीडियम, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब कंसंट्रेशन का मेन इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या होने वाला है, कितनी कंसंट्रेशन पर किसी रिएक्शन की रेट क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन या रेट लॉ, इसको यूज किया जाता है। और इसके साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे अब, के यानी कि रेट कांस्टेंट के बारे में। वेग नियतांक, और इसको कहा जाएगा दर या वेग व्यंजक या वेग समीकरण। अब बच्चों ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट है। रेट एक्सप्रेशन हो, चाहे रेट इक्वेशन को हो, चाहे रेट लॉ को हो, या वेग समीकरण, नाम से पता चलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उसकी निर्भरता को प्रकट करने वाली इक्वेशन को क्या कहा जाता है, वेग समीकरण कहा जाता है। और यहाँ पर के जो रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे अभी, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने के लिए वह कांस्टेंट वैल्यू जिसको उस अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अरे कम समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं अपन। पहली चीज़ है रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन, किस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को व्यक्त किया जा रहा है किसके रेफरेंस में, कंसंट्रेशन के रेफरेंस में। और कंसंट्रेशन और ROR रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशनशिप को आपको जाना पड़ेगा कक्षा 11 में, जहाँ पर हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक आया था LMA, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती का नियम। और वह नियम सांद्रता पर निर्भरता बताता है किसकी, अभिक्रिया के वेग की। और नियम क्या था, बड़ा सिंपल सा नियम था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित क्रियाकारकों के एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन कहते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन के गुणनफल के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि वो यूँ कह रहा है ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि आपकी एक रिएक्शन है, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको N1A प्लस N2B कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये आपकी एक रिएक्शन हो गई। अब इसको LMA के अनुसार इसकी रिप्रेजेंट करें तो वो यूँ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ROR, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं dx/dt, रिएक्टेंट के केस में है।
dx कंसंट्रेशन में चेंज है और समय में चेंज है, जिसको हम क्या कहते हैं, ROR कहते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा a की पावर n1 और b की पावर n2। याद आ गया होगा बच्चों, ये 11th क्लास का टॉपिक था जहाँ पर। और जो मैंने ये फैक्टर लिखा है पूरा, यही आपका क्या कहलाता है, रेट एक्सप्रेशन कहलाता है या रेट इक्वेशन कहेंगे इसको। इससे ये पता चलता है कि आप ए और बी की कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बदलने वाला है। अब इसको मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट लगा दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा dt इक्वल के ए की पावर n1 एंड b की पावर n2। ये किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना जो आपको दी गई, जैसे इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसकी आपको रेट लॉग पूछा जाए या रेट इक्वेशन पूछी जाए या रेट एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक पूछा जाए, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर n1 और n2 क्या है, यहाँ पर स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट है। लेकिन बच्चों यही ध्यान रखने वाली बात है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपको रिएक्शन दी गई है और जो इसमें स्टाइकोमेट्री कांस्टेंट होते हैं, उसी को हम यदि पावर लगा देते हैं कंसंट्रेशन की, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को शो करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि जो आपका कोएफिशिएंट लगाया स्टाइकोमेट्री वही रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता हो। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही जो पावर लगाए गए हैं ये पूरी ही प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। और इसको मैं अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिए आपकी रेट इक्वेशन किस तरह से लाई जाती है, तो उसका प्रैक्टिकल किस तरह से होगा और किस तरह से ये पावर लगाए जाएंगे। यानी कि थ्योरेटिकल चीज़ अलग होती है जो आपकी स्टाइकोमेट्री इक्वेशन के द्वारा आ जाती है, लेकिन ये पूरी कंप्लीटली क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। यानी कि आप इसमें ए और बी की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद वापस आप ऑब्जर्व करते हैं कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुआ है। ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप क्या करें, चेंज करें ए की या बी की, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। या कुछ इक्वेशन ऐसी होगी जहाँ पर ए को चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को, बी को कांस्टेंट रखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन बी को चेंज करते हैं और ए को कांस्टेंट रखते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदल रही है। तो ये पूरा ही आपका प्रैक्टिकल वैल्यू, और बच्चों इसको बड़े ध्यान से सीखना है आपको, ये आपका मेन है, क्योंकि यहीं से आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाया जाएगा, अभिक्रिया की कोटि, जिसको आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या कहता है, तो रेट लॉ के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेट लॉ होगा इस इक्वेशन के लिए। और ये किस पर बेस है, तो LMA पर बेस होता है। वहाँ पर ये कहा गया है कि रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। लेकिन वहाँ पर रेट जो कंसंट्रेशन उसने बताई है, जिसकी उसने बात की है, वो प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ना कि आपकी इक्वेशन जो थ्योरेटिकल लिखी हुई उससे। ओके बच्चों, तो ये आपका रेट एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बताता हूँ मैं रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल dx अपॉन dt या dr अपॉन dt, ये सांद्रता परिवर्तन है, इक्वल क्या हो जाएगा, k a की पावर n1 और b की पावर n2। ये आपका रेट एक्सप्रेशन हो गया, रेट इक्वेशन हो गई। अब यदि मैं A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन को बराबर करते हुए यूनिट कर दूँ, 1 मोल कर देता हूँ, 1 मोल पर लीटर, तो A की पावर 1 की पावर कुछ भी लगाओ, 1 की पावर कुछ भी लगाओ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt माइनस k। अब यहाँ पर जो आपका k है ये कहलाएगा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या इसको हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। तो डेफिनेशन समझ में आई होगी। रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट हो यानी कि इकाई हो, उस समय अभिक्रिया का वेग जो होता है वह वेग ही क्या कहलाता है, उसका रेट कांस्टेंट कहलाता है।
और जब ये यूनिट ना हो और अलग अलग हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस कंसंट्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट किसे कहेंगे हम, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो, जब ये आपका रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक, जब रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इकाई हो, इकाई का मतलब 1 मोल होगा, तब अभिक्रिया वेग उस अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट कहलाता है। ओके बच्चों, जैसे कि यहां पर ये होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, और इसकी जो यूनिट है यानी कि विमा है वो हमेशा क्या रहेगी, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन की जो विमा आएगी। तो देखें एक्स क्या है सांद्रता, टी क्या है समय, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की जो आपकी वैल्यू है वो क्या है मोल पर लीटर इनटू क्या हो जाएगा सेकंड। तो आपकी के की जो यूनिट आएगी वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखें यहाँ पर वेग नियतांक की विमा या वेग नियतांक की यूनिट क्या आएगी रेट कांस्टेंट की। समझ में आ गया रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा कि जब क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो उस समय अभिक्रिया का जो वेग है वही क्या कहलाएगा, उसका रेट कांस्टेंट कहलाता है, के कहलाता है। समझ में आ गया। और आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तो के सिंबल चेंज जाते हैं, जैसे K0 तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K1 K2 इनको इस तरह से ऑर्डर के साथ लिख दिया जाता है। चलो उतार लो इसको। अब हम बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया जाता है, कैसे लाया जाता है। मैंने कहा ना पूरा प्रैक्टिकल है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट इक्वेशन, और ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और बड़ा ही वह आपका ऑब्जर्व किए जाने वाला प्रैक्टिकल होता है, बड़ा बारीकी से होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आप केवल कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, बाकी फैक्टर वहाँ पर कांस्टेंट रखे जाएंगे। जैसे आपकी एक इक्वेशन है a + b कन्वर्ट इनटू किसमें हो रहा है प्रोडक्ट में। अब आपको इसकी रेट इक्वेशन निकालनी है या रेट एक्सप्रेशन पैदा करना। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। ए इधर बी है और यहाँ पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू ली है जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली है, एक्सपेरिमेंटल ली गई है। स्टार्ट में मैंने क्या किया, ए की जो कंसंट्रेशन थी वो 2 मोल रखी और बी की कंसंट्रेशन मैंने कितनी रखी, यहाँ पर 2 मोल ही रखी। ए और बी की समान कंसंट्रेशन ली और रेट ऑफ रिएक्शन एक इमेजिन कर रहा हूँ मैं, केवल काल्पनिक रूप से ले रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितनी हो गई थी, 4 थी। अब क्या किया मैंने, ए को बी को कांस्टेंट रखा, 2 ही रखा, इसमें बी को नहीं मिलाया, लेकिन ए को मैंने डबल किया तो 2 के कितने हो जाएंगे, ये 4 मोल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने देखी कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितना है, 4 का मैंने यहाँ पर डबल किया तो ये 8 हो गया। फिर मैंने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये 4 हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितना हो गया, 4 गुना हो जाता है। ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए हैं, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि इसके द्वारा रेट इक्वेशन कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ROR, पहले आप देखें ए के रेफरेंस में तो -dA/dt, और वैल्यू क्या थी, जब आपका 2 था तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 थी, आपने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। इसका मतलब पावर 1 लगेगा, ए की पावर 1।
यहाँ पर आपने 2 वैल्यू रखी थी, ठीक है, तब आपका कितना आ रहा था 4, अब आपने 4 रखी है तो वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 8 हो जाएगी। इसको डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई 2 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 2 गुना। अब आप सेकंड बी के केस में देखें तो ROR dB अपॉन dt। बी के साथ क्या हुआ, जब बी की आपको कंसंट्रेशन को डबल किया यानी कि 2 से 4 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, तो इसको डबल करने पर ये 4 हो रहा है, इसका मतलब बी की पावर कितनी हो रही है यहाँ पर 2। आपने 2 रखा है, ठीक है, तब 4 आ रहा था और जैसे ही आपने 4 रखा तो 4 × 4 = कितना हो गया 16, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी डबल। अब आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पूरी इक्वेशन की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी dx अपॉन dt माइनस रेट ऑफ रिएक्शन, ए की पावर कितनी है 1 और बी की पावर कितनी है 2। बोलो आया समझ में ये चीज़? कहने का मतलब अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, चाहे आप इसको इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको प्रैक्टिकली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप रिएक्शन देखते हैं ए की पावर 3 हो जाएगी, बी की पावर 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखें आप, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकाली जाती है। अदर एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ उसमें जैसे अपन 3 कंपोनेंट लेते हैं और वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से आती है, मिटा दूँ? हमने यहाँ पर क्या किया A + B + C 3 लिए और इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, तो रेट एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C और यहाँ पर आपकी ROR जो है ये वैल्यू इस तरीके से थी। एक मोल ये था, एक मोल ये था, एक मोल ये था, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 2 थी। ओके, फिर आपने किया B और C को कांस्टेंट रखा और इसको आपने कितना गुना कर दिया 2 गुना कर दिया और इसको आपने 1 ही रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो थी वो 4 हो गई। फिर आपने A को कांस्टेंट रखा, C को कांस्टेंट रखा और B को आपने क्या किया 2 गुना कर दिया। B को 2 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर कितनी हो गई 8 आ गई। ओके, उसके बाद आपने A को कांस्टेंट रखा, B को कांस्टेंट रखा, C को 2 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही थी 2 आ रही थी। अब आप इन वैल्यू से आपको रेट एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखें पहली चीज़ dA अपॉन dt के A के रेफरेंस में, dB अपॉन dt B के रेफरेंस में, dC अपॉन dt के रेफरेंस में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर के A को आपने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई डबल हुई, यानी कि पावर 1 लगेगी। B को आपने डबल किया, रेट कितनी होगी 4 गुना हो गई। इसका मतलब यहाँ पर B की पावर क्या लगेगी डबल करने पर 4 गुना हो जाएगी। और C को आपने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो C की पावर यहाँ पर क्या होगी 0 होगी। तो अब इसकी रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो -dx अपॉन dt = k A B की पावर 2 और C की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है। तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर C के सापेक्ष ये क्या है 0 ऑर्डर है, B के सापेक्ष क्या है द्वितीय कोटि है और A के सापेक्ष क्या है प्रथम कोटि है। लेकिन कंप्लीट जो आपकी रिएक्शन है उसकी जो ऑर्डर होगी वो आपका सभी ही पावर का प्लस होगा, तो 1 + 2 = 3, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द काम में लिया ऑर्डर, इसको आगे समझाऊंगा, लेकिन यह समझ लें कि जब किसी रेट इक्वेशन में जो आपके कंसंट्रेशन स्टेप होते हैं उन पर जो पावर होती है, उन पावर का टोटल जो सम होता है वही उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है ऑर्डर कहलाती है या कोटि कहलाती है। कोटि को आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन इस तरह से आपकी ऑर्डर निकालना या रेट एक्सप्रेशन को निकालना बिल्कुल प्रैक्टिकल किया जाएगा, वैल्यू रखी जाएगी और उसके बाद आपका क्या होगा इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। बोला है समझ में ये? चलो ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सिंपल सा है, जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है 2NO + O2 2NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करती है और नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। अब यहाँ पर देखें आप, ये रिएक्शन आपकी स्टोइकोमेट्री के द्वारा बैलेंस की हुई है, लेकिन जो प्रैक्टिकली वैल्यू है वो इस तरह से है। NO की जो वैल्यू है स्टार्टिंग जो है 0.2 मोल और वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही थी 0.075।
अब सेकंड जो आपने ऑब्जर्वेशन लिया वो क्या लिया, O2 को कांस्टेंट रखा, यहाँ पर O2 वही है, लेकिन NO को आपने क्या किया, डबल किया है, 0.2 से 0.4 किया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए कितना हो गया, 0.074 से कहाँ पहुँच गया है, 0.3 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही कितना हो गया, 4 टाइम बढ़ गया है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन लिया, तो क्या किया, वहाँ पर NO को कांस्टेंट रखा और O2 को हमने क्या कर दिया, डबल किया। डबल करने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ है वो डबल हो गया, 0.075 से 0.150 हो गया। और अगला ऑब्जर्वेशन कहाँ लिया हमने, इसको भी डबल किया और इसको भी डबल किया, तो इसको डबल करने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना हो गया, 8 टाइम प्लस हो गया। समझ में आया ये? यानी कि NO की मात्रा को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऑक्सीजन के रेफरेंस में अगर इसका रेट एक्सप्रेशन लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका O2 के रेफरेंस में O2 की पावर कितनी लगेगी यहाँ पर, 1K बराबर। और अगर आप NO के रेफरेंस में लें इसको तो NO/dt K कितना गुना हुआ था, 4 गुना, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, डबल करने पर 4 गुना, तो 2 की पावर 2, 4 गुना हो गया। अब उसके बाद आपने इसको लिया है तो यहाँ पर इसको डबल करने पर, इसको डबल करने पर कितना हो गया आपका, 4 गुना, और इसको डबल करने पर कितना हुआ, 2 गुना, तो कुल कितना गुना हो गया आपका, 8 गुना रेट बढ़ गया है। इसका मतलब आपका dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या होने वाली है, तो ये हो जाएगा आपका K NO की पावर कितनी लगाई हमने, 2, और O2 की पावर 1 है, तो ये रह जाएगा, ये इसकी रेट इक्वेशन बनेगी। अब आप देखें इसको डबल किया NO को, ठीक है ना, तो कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना, और इसको डबल किया साथ का साथ तो कितना हो गया, 2 गुना, तो कुल आपका कितना बन गया, 8 गुना। ये 4 गुना बढ़ा और ये 2 गुना बढ़ा, तो कुल कितना हो गया आपका, 8 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। समझ में आ गया किस तरह से निकालते? तो आपको यदि इस तरह से डेटा आज आपके पास होते हैं प्रैक्टिकली, तभी आप क्या कर सकते हैं, रेट लो या रेट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। जबकि इसके हिसाब से देखें, अगर आप केवल स्टोइकोमेट्री के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dt इक्वल क्या हो गया, K NO की पावर 2 और O2। इसका मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिखी है, जो रेट इक्वेशन लिखी है, और जो स्टोइकोमेट्री के हिसाब से जो रेट इक्वेशन आ रही है वो क्या है, बराबर है। जो ये है वो यही है, लेकिन प्रत्येक रिएक्शन इस तरह से नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए H2 + Br2 एक रिएक्शन ली मैंने, जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है 2HBr, और इसके लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो dx/dt माइनस लगेगा यहाँ पर रिएक्टेंट के केस में, तो K H2 और K के साथ ये क्या हो जाएगा, Br2। लेकिन बच्चों इसकी जो आएगी इक्वेशन प्रैक्टिकली आएगी वो होगी ये बराबर K, क्योंकि यहाँ पर सारी ही रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, लाइट पर डिपेंड करती है। इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपकी हाइड्रोजन कम हो चाहे ज़्यादा हो, Br2 कम हो चाहे ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको आप डबल करें 4 गुना करें, इसको डबल करें 4 गुना करें, रेट ऑफ रिएक्शन वही रहती है। यानी कि ये आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है जिसमें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस नहीं होगी, तो ये आपकी कहलाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो आ रही है आपकी थ्योरेटिकल जो स्टोइकोमेट्री इक्वेशन से ली है, लेकिन ये रेट इक्वेशन नहीं होगी, जबकि रेट इक्वेशन क्या होती है ये। तो ऐसी रिएक्शन को आगे हम पढ़ेंगे, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, छद्म कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, जहाँ पर थ्योरेटिकली आपकी जो इक्वेशन दे रखी है स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट के हिसाब से ऑर्डर अलग आ रहा है, और यहाँ पर ऑर्डर आपका क्या हो रहा है, ओरिजिनल जो है वो ऑर्डर अलग है। तो ये आपकी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। इस तरह से हम कई सारी रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आ गई चीज़? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने कारक के बारे में, और फिर हमने पढ़ा रेट एक्सप्रेशन के बारे में, रेट इक्वेशन के बारे में, जो कि हमें कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस को बताती है आर ओ आर पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, और उसके साथ ही हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट के बारे में।
ठीक है। और किस तरह से आपकी रेट इक्वेशन लाई जाती है या डिराइव की जाती है, तो उसके लिए मैंने कहा ना ऑब्जर्वेशन किए जाएंगे, और आपको ऑब्जर्वेशन वैल्यू जब दी जाती है उसके आधार पर आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन जो आता है इसके इस तरीके से आता है कि अगर आप एक ही कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को आधी करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इसकी रेट इक्वेशन क्या होने वाली या ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, अब एक दो न्यूमेरिकल हम इस पर बेस जो है उनको करेंगे, उसके बाद आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो मिटा दो इसको। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर NO प्लस Cl2 दोनों ने रिएक्शन किया और NOCl, ठीक है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाया है। इस रिएक्शन के लिए आपको डेटास दे रखे हैं। ये इनिशियली कंसंट्रेशन है NO और Cl2 की, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है 0.05 पर 1 × 10⁻³ था। फिर उसके बाद 0.05 NO को कांस्टेंट रखा और इसको यहाँ पर 0.05 से कितना किया, 0.15 किया, यानी कि 3 टाइम बढ़ा दिया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम बढ़ गया है। समझ में आ रहा? इसको 3 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो गया, यानी कि पावर 1। 0.15 इसको 3 गुना किया, इसको कांस्टेंट रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया आपका, 9 टाइम बढ़ गया है। तो अब आप इसको देखें कि यहाँ पर Cl2 के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से आप रेट एक्सप्रेशन देंगे, तो dCl2/dt इक्वल K, इसको 3 टाइम किया, रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम हुआ, इसका मतलब पावर 1 होगी, तो Cl2 की पावर तो कितनी हो जाएगी, 1। अब बात करते हैं NO के रेफरेंस में, तो dNO/dt, यहाँ पर देखें कि इसको 3 टाइम करने पर ये 9 टाइम हुआ, यानी कि 3 की पावर 2 हो गया ना, 3 की पावर 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया ना, 9 टाइम हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NO की पावर कितना आ जाएगा, 2। आपने यहाँ पर 1 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन ये था, अब आपने 3 किया तो 3 × 3 = कितना हो गया, 9 आ गया ना ये। तो इसका मतलब कंप्लीट रेट ऑफ आपकी रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, dx/dt इक्वल K Cl2 की पावर 1 और NO की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ओके, तो ये हो गई इसकी रेट इक्वेशन। जो पूछ रहा था कि रेट इक्वेशन डिराइव कीजिए, तो ये रेट इक्वेशन हो गई। और ऑर्डर की बात करें तो मैंने बताया आपको जो कंसंट्रेशन स्टेप है उनकी पावर को प्लस करेंगे, तो इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो 1 + 2 = कितना हो गया, 3, यानी कि ये ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3 ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये 3rd ऑर्डर की रिएक्शन होगी। आया समझ में? तो ऐसे छोटे छोटे से आपको इक्वेशन जो क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पर आपको डेटा दिए जाएंगे। उन डेटा से आपको क्या करना है, केवल ये देखना है आपको कि किसको कितना करने पर कितना हो रहा है, तो वो उसकी पावर हो जाएगी और उनकी पावर ही उसकी क्या कहलाएगी, आपकी रेट इक्वेशन में लिख दी जाएगी। तो बच्चों आज मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी और आपके के जो रेट कांस्टेंट था उसकी यूनिट्स के बारे में अलग अलग ऑर्डर में, उसको नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ लिख लिया करें इनको और सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि बच्चों किसी के भी नोट्स हो वो उसके माइंड से चलते हैं, जैसा उसके पास पहले से ही कोई चीज़ें होती है तो वो उस हिसाब से उसको लिखेगा। लेकिन आपके पास कौन कौन सी चीज़ें उनको ध्यान रखने के लिए होती है तो वो आपका दिमाग खुद सेट करता है। तो आपके माइंड का सेटअप होना चाहिए कि आपका माइंड इसको किस तरह से दिमाग में रखेगा, और वो प्रत्येक आदमी का या प्रत्येक स्टूडेंट का जो दिमाग याद करने का जो तरीका होता है, दिमाग में रखने का तरीका होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप उसको समझें, समझने के बाद जो मैं यहाँ लिखता हूँ उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपकी टेक्स्ट बुक NCERT की उठाएँ और उसके साथ आप क्या करें, अपने खुद के नोट्स बनाएं। सबसे बेस्ट तरीका है वो, ऐसा करने पर आपके माइंड में हमेशा के लिए वो चीज़ रहेगी। और किसी दूसरे के नोट्स अगर आप काम में लेते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा सा दिमाग में याद रखने में कठिनाई होगी। स्क्रिप्ट खुद लिखें। ओके, थैंक यू।